लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर लगातार बनी हुई आज तक की नजर, जिस बारे में इंतजार किया जा रहा था, आखिर उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। रियायतों के साथ राज्यों को ज्यादा अधिकार के साथ छूट अब दे दी गई है, लेकिन 31 मई तक लॉकडाउन 4 लागू रहेगा और उसके बाद हालात के मद्देनजर बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया जाएगा। राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया गया है, इस बारे में देखें ये हम आपको दिखा रहे हैं एमएचए होम मिनिस्ट्री की ओर से, जिस बारे में जिक्र किया गया है 18 मई से 31 मई तक की जानकारी। और यहां पर लॉकडाउन में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, उसके बारे में भी जानकारी आप लीजिए। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की बात कही गई है। मेट्रो सेवा बंद रखी जाएगी। दिल्ली सरकार की ओर से मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल मेट्रो सेवा को बंद रखने का ही फैसला पहले ही की तरह लॉकडाउन में कायम रखा गया है। 31 मई तक के लिए यह व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें इंटरस्टेट बस सर्विस, राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर इसको खोले रखने का फैसला किया गया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ही ऐलान किया गया है। यानी कि स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे, इनको अभी नहीं खोला जाएगा। लेकिन इंटरस्टेट बस सर्विस में आपसी तालमेल राज्यों का कैसे होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त भी बना हुआ है। पान गुटखा बिकेगा, इसकी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। छोटी छोटी जो गुमटियां होती हैं रास्तों में, आप सबने देखा होगा, इसको खोलने की इजाजत दे दी गई है। मिठाई की दुकान खोलेगी, लेकिन आपको होम डिलीवरी के लिए कांटेक्ट करना होगा दुकानदार से। जिम को बंद रखने का ऐलान किया गया है, फैसला पहले ही की तरह। शादी समारोह में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत है, इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। दुकान जो खुली हुई है, 5 से ज्यादा लोगों को अंदर एंट्री की इजाजत नहीं है, यानी कि एक दुकान में सिर्फ 5 लोग ही होंगे। जबकि होटल और बार को बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। ऑडिटोरियम बंद रहेगा, जबकि इसके अलावा हमने आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कही, उसको खुले रखने की बात कही गई है। शर्तों के साथ क्या खुलेगा, राज्य सरकार की आपसी सहमति के आधार पर अंतरराज्यीय बस सेवा को खोलने की इजाजत दे दी गई है। शर्त, शादी समारोह को लेकर भी 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि सिर्फ 50 लोग ही किसी भी शादी में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। स्टेडियम, दर्शकों पर पाबंदी रखी गई है। यह बड़ा फैसला लिया गया है। स्टेडियम तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन दर्शक अगर वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो जाकर, लेकिन किसी भी तरह का अगर कोई कार्यक्रम वहां होता है तो दर्शकों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी रखी जाएगी, यानी कि दर्शक अंदर नहीं जा सकेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है, यानी कि अगर हम चाहें घूमने फिरने या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। पहले की तरह ही, एक तरह से देखें तो पुरानी रियायतें ही हैं, लेकिन इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, यानी कि जो बड़े फैसले होंगे वो राज्य सरकार आपस में अपने खुद की सहमति के आधार पर ले सकेंगी। 5 लोग से ज्यादा नहीं, इस बात को आप देखिए, 5 लोग से ज्यादा नहीं दुकानों के भीतर। जबकि शराब गुटखा बिक्री पर, सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने पर पाबंदी रखी गई है। तो ये महत्वपूर्ण फैसले इस वक्त लिए गए हैं और सबसे बड़ी खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और इस वक्त अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ आपसे करवाते हुए, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्य सरकारों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों के जरिए सरकारें आगे कैसे बढ़ेंगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित सरदाना हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विक्रांत भी जुड़े हुए हैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, और साथ ही होम मिनिस्टर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं जितेंद्र बहादुर सिंह। लेकिन सबसे पहले आपका रुख करते हुए अंजना, ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं लॉकडाउन 4.0 को लेकर, इस फैसले को कैसे देखा जाए। राज्य सरकारों की डिमांड थी कि हमें ज्यादा ताकत दी जाए, ताकत तो दे दी गई है, लेकिन आपसी तालमेल जो अंतर्राज्यीय बस सेवा को लेकर उनको सौंपी गई है, ये कैसे संभव हो पाएगा। किस तरह से इस फैसले को देख रही हैं आप। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और जो मतभेद थे उसको खत्म करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सबसे पहले आज तक के दर्शकों के मद्देनजर हमें आज के इन गाइडलाइंस को डिकोड करना चाहिए। और अगर आज के हम हिसाब से देखें तो ये गाइडलाइंस साफ बता रहे हैं कि भारत सरकार का ये मानना है कि खतरा अभी टला नहीं। बिल्कुल। लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में जब सामने आया है तो उसमें कई ऐसी सख्तियां हैं जो अभी भी आम नागरिकों के लिए कायम है। सबसे बड़ी बात जिसमें ये हमें समझना है कि अगर ये लड़ाई हमें संक्रमण के खिलाफ लड़नी है तो उसमें जो कदम हम पहले उठा रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा ढील, बहुत ज़्यादा रियायतें नहीं की गई। यानी भीड़ भाड़, लोगों का ज़्यादा एकत्रित होना, इन सब को कैसे प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन इसी के साथ थोड़ी सी रियायतें दी जाए, इसका ख्याल इन गाइडलाइंस में रखा गया है। तो जो आम नागरिक आज तक के दर्शक है वो ये समझ लें कि अभी भी लॉकडाउन 4 में
तमाम ऐसी जो सख्तियां हैं, अंजना, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी क्योंकि आपकी पूरी साफ आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है। रोहित, आपके पास में आऊं उसके पहले जल्दी से जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, आपसे ये समझना चाहते हैं, ये जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं राज्यों को ज्यादा अधिकार देते हुए, इसमें केंद्र सरकार की अपनी खुद की क्या भूमिका रहने वाली है, उसके बारे में आप जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बाद मैं रोहित आपके पास आऊंगी। जितेंद्र। देखिए, केंद्र सरकार की भूमिका चित्रा ये रहेगी कि जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है उसको राज्य सरकार किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं कर सकती हैं। लेकिन राज्य सरकारों को इस तरीके के अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने राज्यों में जोन को तो डिसाइड कर ही सकते हैं, साथ ही उनको बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आर्थिक गतिविधियां चलाने की बात हो या फिर दुकानों को खोलने की बात हो, उन पर भी डिसाइड केंद्र सरकार की तरफ से तो गाइडलाइन में बताया ही गया है, राज्य सरकार उसमें ज्यादा निर्णय ले सकते हैं। साथ ही एक सबसे बड़ी बात इसमें यह कहा गया है कि इंटर स्टेट जो बस सर्विसेज हैं उसको लेकर के दोनों राज्यों के बीच में जहां से लोग जाना चाहते हैं या फिर जिस राज्य में जाना चाहते हैं उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा गया है कि जब भी रेलवे के जरिए लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए तो उनको यहाँ से हरियाणा के लिए जाना है या फिर उत्तर प्रदेश जाना है तो उनको रेलवे स्टेशन पर बस नहीं मिल रही है, यानी कि राज्यों की तरफ से किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। तो इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में साफ कर दिया है कि एक राज्य दूसरे राज्य से बेहतर कोऑर्डिनेशन करें और उसके बाद जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उनको सहूलियत दिया जाए। तो इस तरीके के कदम इस गाइडलाइन में बताए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो धार्मिक स्थान है वहां पर भी ज्यादा लोग किसी भी तरीके से वहां पर इकट्ठा न हो, वहां किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होने की बात कही जा रही है उसमें शादी ब्याह की भी बात कही गई है, वहां भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। तो इस पूरी गाइडलाइन में विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से चित्रा दिया गया है और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि राज्य सरकारें ही निर्णय ले सकती हैं और राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। लेकिन राज्यों के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी खड़ी हुई हैं इस वक्त की आपस में फैसला वो कैसे लेंगी। और कुल मिलाकर लॉकडाउन 4 का जो रूप है, रंग रूप, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपने भाषण के दौरान किया गया था, नए रंग रूपों के साथ लॉकडाउन 4 कल से लागू हो जाएगा। अंजना, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, अब फिर से बताइए, हम इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के लिए लॉकडाउन 4 के क्या मायने? लॉकडाउन 4 का अर्थ यह है कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। भारत सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले वक्त में भी तमाम सख्ती बरती जाएगी और इसीलिए चित्रा, एक तरफ कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं लेकिन ये लोगों को मानना पड़ेगा कि अभी भी लॉकडाउन जारी है और इसीलिए जो आज की गाइडलाइंस है उनमें ये साफ जरूर किया गया है कि चाहे वो घरेलू उड़ान हो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हो, ये सब बंद रहेगा। मॉल्स नहीं खुल रहे हैं, होटल या रेस्टोरेंट में भी जो इजाजत दी जा रही है वो टेक अवे ऑर्डर के लिए दी जा रही है, यानी सख्ती बरकरार है। और इसीलिए लोगों को अभी भी उन्हीं जो लॉकडाउन के नियम थे, जो लगभग लॉकडाउन 3 में थे, लॉकडाउन 2 में थे, उनके साथ आगे बढ़ना है। देखिए, जोन्स भी अलग अलग, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, इसके अलावा बफर और कंटेनमेंट जोन भी, ताकि जो सरकार की एक तरह से रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी है, वो आगे बढ़े। अब हम आ सकते हैं इस बात पर कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में मतभेद। आज ही की खबर थी जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में काफी परेशानियां हो रही थी, यानी आप कैसे इंटर स्टेट मूवमेंट को आसान बनाएं, खास तौर पर मजदूरों के मद्देनजर जो पिछले दिनों की परेशानियां थी। इसीलिए बस सेवा इंटर स्टेट भी अलाउ कर दी गई है। यानी केंद्र सरकार ने इस बार जो 5वीं बार प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तमाम मुख्यमंत्रियों से, 2 मुद्दों पर उनकी सबसे अहम बात थी। एक तो जोन्स के आइडेंटिफिकेशन, उनका कहना था, जो राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था, कि जो ग्रीन जोन है उसको भी रेड जोन बना दिया गया है। राज्य सरकारें जानती है हमारे राज्यों में ये हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए अब ये राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। आप तय कीजिए, आपको इस लड़ाई में स्थानीय स्तर पर लड़ना है, इसलिए आप तय कीजिए कि ये रेड जोन है, ऑरेंज है या ग्रीन है। उसके बाद से कंटेनमेंट और बफर जोन्स को लेकर क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, इसमें आप आगे बढ़िए। इंटर स्टेट बस मूवमेंट ये बता रहा है कि अगर अभी भी कोई दिक्कत है, अड़चने हैं, जहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है, तो उस बस सेवा की इजाजत। तो अब कम से कम इन 2 मुद्दों पर राज्य सरकारों को वो इजाजत दे दी गई है, या फिर आप कह सकते हैं स्वतंत्र
स्वतंत्रता दे दी गई है कि वो ये तय करें कि उन्हें ये रणनीति कैसे आगे ले जानी है। लेकिन बड़े पैमाने पर मुझे लगता है सबसे पहले हमें दर्शकों को बताना चाहिए कि भारत सरकार ने इस गाइडलाइन के जरिए ये बता दिया है कि अभी भी हम संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन 4 में सख्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ रियायतें हैं शायद सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या परिस्थितियां अब इतने दिन के बाद 54 दिनों के बाद थोड़ी सी बदली है। लेकिन देखिए हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा फैसला है ये। 40 दिन पहले हुए थे, फिर हमने 14 दिन का और बढ़ाया, यानी हमने इसको 54 दिन का लॉकडाउन रखा और उसके बाद अब फिर इसका बढ़ जाना अगले 31 मई तक ये साफ संकेत दे रहा है कि भारत सरकार अभी भी सख्ती के साथ चाहती है कि लॉकडाउन का पालन हो, संक्रमण भारत की जनसंख्या को देखकर बेहिसाब और बेकाबू ना हो जाए। इसीलिए आज के ये गाइडलाइंस आम नागरिकों के लिए यही मायने रखते हैं कि आपको जब तक जरूरी नहीं हो। और मैं नाइट कर्फ्यू का भी 2 अन्य मुद्दे जिस पर हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जब तक एसेंशियल सर्विसेज यानी आवश्यक कोई सुविधाओं की गतिविधियों की जरूरत नहीं है, आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे। नाइट कर्फ्यू का अलग से एक पैराग्राफ बनाया गया है। आरोग्य सेतु को लेकर इन गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है, 3 उस पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। आरोग्य सेतु को जल्द इस बीमारी के संक्रमण की पहचान हो, उस रिस्क से आपको आगाह करता है, इसलिए महत्वपूर्ण कवच है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मालिक हैं, वो दफ्तरों की सुरक्षा के लिए अपने एम्प्लॉयज को कहे जिनके पास कंपैटिबल फोन्स है वो आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें। प्रशासनिक अधिकारियों को जिला स्तर पर कहा गया है कि आप भी लोगों को ये सलाह दें। याद रखिए इससे पहले किस तरह की पॉलिटिक्स हुई थी आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिए थे। लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन 4 का ऐलान हो चुका है और इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार लॉकडाउन 4 को लेकर कल अपने फैसलों की जानकारी देगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अब अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से यह बताना पड़ेगा कि आपने अपने राज्य के हित में किस तरह के कड़े और बड़े फैसले किए हैं, इसीलिए दिल्ली सरकार पहले एनालिसिस करेगी आज जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं और फिर कल फैसलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। चित्रा, लॉकडाउन 4 में काफी हद तक केंद्र सरकार ने राज्यों को जिम्मेदारी दी है कि अब लॉकडाउन को संभालने की जिम्मेदारी उनकी है और वो तय करें कि उनको किन चीज़ों को खोलना है। खासतौर से कंटेनमेंट जोन, जो रेड जोन है, वहां पर एसेंशियल गुड्स के अलावा बाकी जो जोन है, ग्रीन जोन, वहां पर राज्य सरकार तय कर सकती हैं कि उनको कौन सी सर्विस देनी है। एक जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते थे कि बार्बर शॉप खुलेगी कि नहीं, इस पर भी राज्यों पर फैसला छोड़ा गया है और मुझे लगता है कि गाइडलाइन में ये कहा गया है कि ऐसी जो सर्विस है उस पर राज्य सरकार फैसला करें और खासतौर से जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं वहां पर बार्बर शॉप भी खुल सकती हैं। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकारें तय करेंगी कि उनको कितनी जगह पर ये चीजें खोलनी है। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उसको लेकर गाइडलाइन में कहा गया, जो जानकारी मुझे एनडीएमए के से मिल पा रही है उसके मुताबिक राज्यों को काफी अधिकार दिए गए हैं। अब इस बात को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर दिया है चित्रा कि जो रेड जोन, कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जो जोन है, ग्रीन जोन, वहां पर राज्य सरकार सभी तरह की सर्विस गाइडलाइन के साथ जो एसओपी तैयार की गई हैं कोरोना को लेकर, महामारी को लेकर, उस एसओपी को ध्यान में रखते हुए चाहे औद्योगिक गतिविधि हो, चाहे लोगों को रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उन सभी चीजों को एसओपी को ध्यान में रखते, गाइडलाइन को ध्यान में रखते खोल सकती है। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो अभी ट्वीट किया है उससे साफ जाहिर है कि राज्यों की बात सुनी गई है इस बार के जो गाइडलाइन जारी हुई हैं। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि राज्यों की बात को सुनी गई है, जिसका जिक्र बार बार राज्य सरकारों की ओर से पीएम मोदी के साथ बैठक में, और इस बार तो बहुत लंबी चौड़ी मैराथन बैठक हुई थी जिसमें राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने अपने विचार साझा किए थे। इन सब के बीच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है, उसके लिए मैं विक्रांत के पास चलूंगी। लेकिन रोहित, आप हाथ भी उठा रहे थे, बफर जोन को इसमें देखिए, कंटेनमेंट जोन का भी जिक्र होता रहा, रेड ग्रीन येलो जोन का भी हम जिक्र करते रहे, लेकिन बफर जोन को भी ऐड कर दिया गया है। ये अलग अलग 5 जोन में बांटे राज्य सरकारें इसके जरिए आगे बढ़ें, इसके क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो जिक्र कर रहे थे अभी मंजीत नेगी, आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है जो कि एक पॉजिटिव ट्वीट है जिसमें संकेत उन्होंने साफ तौर पर दिया है। उन्होंने लिखा है कि सेंटर ने जो नई गाइडलाइंस दी हैं लॉकडाउन 4 को लेकर वो लगभग हमारे उन सुझावों के मुताबिक हैं जो कि लाखों दिल्ली वालों ने हम तक पहुंचाए थे। हमने लॉकडाउन के पीरियड का इस्तेमाल किया है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को तैयार करने के लिए, अगर कोरोना के केस बढ़ जाते हैं उस स्थिति में
लेकिन अब समय आ गया है कि आर्थिक गतिविधियों को कुछ हद तक खोलने के लिए हमें इसमें रिलैक्सेशन देना होगा। यानी कि दिल्ली की सरकार ने इस बात को लेकर तैयारी कर ली थी पहले ही कि लॉकडाउन 4 में अगर उनको अनुमति मिलती है केंद्र सरकार से तो वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोलना चाहते हैं। वो लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने देना चाहते हैं और सामान्य गतिविधियों की तरफ चीजों को बढ़ाने की दिशा में कदम आगे रखना चाहते हैं। इसका मतलब एक चीज साफ साफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने इस ट्वीट में इशारा दे दिया है कि कल से दिल्ली में काफी हद तक चीजें बदल जाएंगी। लेकिन दिल्ली दिल वालों की है। आपको ध्यान होगा रेड जोन होते हुए दिल्ली की सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का ऐलान किया तो किस तरीके से भीड़ हो गई थी। यहां तक कि हमें दंगल करना पड़ा था ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों की मेहनत पर पानी फेर देंगे क्या, आप एक और सिंगल सोर्स इवेंट बना देंगे क्या इस तरीके से शराब की दुकानों पर भीड़ लगाकर। तो सरकार को आनंद फानंद में कुछ दुकानें बंद करनी पड़ेगी। इसलिए दिल्ली सरकार को ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि अभी मॉल्स में घूमने का समय नहीं आया है, अभी पार्टीबाजी का समय नहीं आया है, अभी पार्क में रेस्टोरेंट्स में एक साथ दोस्तों को बुलाकर उनके साथ मौज मस्ती करने का समय नहीं आया है, अभी उत्सव त्योहार मनाने का समय नहीं आया है, अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। लॉकडाउन 4 का मतलब यह है कि इस लड़ाई में अभी आगे और चलना है देश को, और दिल्ली को या देश के अलग अलग राज्यों को अब ये खुद तय करना होगा कि वो इस लड़ाई में अपना योगदान किस हद तक ठीक है रोहित, मैं समझ के आपकी बात देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर जो बहुत सारे सवाल हैं विक्रांत मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आज तक पर आपका, और मेरा पहला सवाल आपसे यही, लॉकडाउन 4 को लेकर राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, ताकत दिया गया है ताकि वो अपने अपने राज्यों के हिसाब से फैसले ले पाएं। इस गाइडलाइंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जो केंद्र की गाइडलाइन है उसको हम अक्षरशा उत्तर प्रदेश में उसका हम पालन करेंगे, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी श्रमिक की समस्या है उसके निवारण के साथ साथ जो जनजीवन है वो भी सामान्य नहीं तो सामान्य के निकट पहुंचने में हमें स्टेप बाय स्टेप आसानी से सहायता मिल सके। हमारा प्रयत्न ये भी है कि हम लॉकडाउन के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जैसे उत्पादन के संदर्भ में है, हमारा निर्माण कार्यों के संदर्भ में है, रजिस्ट्री के संबंध में है, या आवागमन के कुछ सीमित क्षेत्रों तक है, उनमें हम कुछ सहूलतें दे सकें, और जिससे लॉकडाउन के साथ साथ हम इस बात पर भी विचार कर सकें कि हमारा जनजीवन भी जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा था उसमें हमें कुछ राहत मिल सकी है। ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है ये हमारे लिए राहत का काम कर रही है कि हम इसमें अपने हिसाब से जोन का निर्माण कर सकेंगे, और हम अपने हिसाब से अपनी सहूलियतों को देने में हमारी दिनेश जी आप ये अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए राज्यों की आपसी सहमति किस आधार पर तय की जाएगी? क्योंकि यूपी दिल्ली के बीच हमने बसों के आवागमन को लेकर पॉलिटिक्स होते हुए देखा, जब आप लोग कोटा से यूपी लेकर छात्रों को आए तो बिहार सरकार ने इसकी निंदा की थी। तो राज्यों में आपसी सहमति कब तक बन जाएगी? कुल 14 दिनों का ये चौथा लॉकडाउन है, इसके लिए आपसी सहमति कैसे तैयार करेंगे आप लोग? देखिए मेरा मानना है कि ये संक्रमण काल है, और संक्रमण काल में राजनीति के दायरे से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनेताओं के द्वारा परस्पर सरकार विरोधी बयान दिए गए, उनका मंतव्य अपनी आवश्यकताओं तक, अपनी राजनीतिक जिसको कहना चाहिए रोटियां सेकने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण में आपसी सहमति के आधार पर हम लोगों को कितनी सुविधा ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमें सोचने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का दोनों तरफ, हम चारों तरफ सभी राज्यों से बगैर भेदभाव किए कि वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं या दूसरे दलों की राज्य सरकारें हैं, हम सहयोग के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि परस्पर सहयोग के द्वारा हमारा जो आवागमन का क्षेत्र है, खासतौर से प्रवासी समिति जो श्रमिक हैं उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिए उनमें हमारा सहयोग और ज्यादा बढ़े, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपेक्षा है। इसी तरह हमने अभी तक इसी तरह यूपी की जनता आप लोगों से कर रही है और पूरे देश की भी। अब अगला सवाल मेरा आपसे यह है दिनेश शर्मा जी, चूंकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद हम दिल्ली के लिए कल फैसलों का ऐलान करेंगे, यूपी सरकार की ओर से क्या तय किया गया है? अलग अलग जोन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को भी जोड़ने की बात है, चाहे आगरा हो, गौतम बुद्ध नगर हो या दूसरे हिस्से हो उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां पर छूट की समय सीमा किस तरह से निर्धारित की जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ तय किया गया है आप लोगों की ओर से? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में सबसे
परस्पर विचार विमर्श के बाद ही निर्णय होते हैं। वो अपनी पहले टीम 11 के साथ बैठने के बाद जो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनको सबको बुलाकर बैठते हैं और वे एक सामूहिक निर्णय लेते हैं। लेकिन एक ऊपरी तौर पर अभी हम लोग बैठे थे और बैठने के बाद में ये सामान्य निर्णय था कि जग है तो जीवन है का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है, उसके आधार पर ही जो हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि जान है जहान भी है, तो जो सामान्य प्रक्रिया में चलने वाले कार्य हैं उनको हम कैसे बगैर जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए, लॉकडाउन का उल्लंघन किए, हम बगैर उसके कैसे कर सकते हैं, इस पर लोग लगभग पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी अंतिम निर्णय और विचार मंथन हम लोग निश्चित रूप में आने वाले कल में या उसके आगे हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। अंजना और रोहित भी हमारे साथ हैं, वो अपना सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल। ये जो 5 अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन, जो पहले से ही जिसके बारे में जानकारी है दर्शकों को, लेकिन इसमें बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को जोड़ा गया है। इसके बारे में क्लैरिटी कैसे होगी, दर्शक इसको आम भाषा में कैसे समझ पाए, इसके क्या मायने हैं, कैसे इसको डिवाइड किया जाएगा, अगर आप बता पाए दिनेश जी। नहीं, देखिए इसको परिभाषित तो केंद्र अपने आप में कर रहा है कि किस प्रकार से हम लेंगे। जो हॉट स्पॉट एरिया है उनको हमको अलग करके देखना होगा। रेड जोन में भी हम हॉट स्पॉट एरिया को डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ जो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कोरोना से अभी तक का कोई आच्छादित नहीं है, उसको ग्रीन जोन में हम पहले ही ले चुके हैं। और अगर एक भी केस आ जाता है और सामान्य प्रक्रिया में हम लोग वहां पर कोई विशेष हानि नहीं है तो ऑरेंज जोन के अंतर्गत काम करते हैं। और इसी तरीके से जिस एरिया को हॉट स्पॉट घोषित करके हम लोग कर रहे हैं तो उसको कंटेनमेंट क्षेत्र के तौर पर उसको हम लोग आगे ले सकते हैं। जोन को तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। लेकिन अब अगला सवाल मजदूरों को लेकर, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो मजदूरों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिनेश जी, वो सबको बेचैन करती हैं, परेशान करती हैं और बेबसी किस तरह की है उनके भीतर उसको बयां करती हैं। मजदूरों को लेकर आप लोगों की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जरा उसके बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि आप लोगों की ओर से बस की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन मजदूरों तक वो कहां पर जाकर खड़े रहे इसकी सही जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही है और वो पैदल ही जहां तहां निकल पड़े हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे व्यापक इंतजाम किए हैं और अगर आप देखें तो डीएम के डिस्पोजल पे 200 बसों को बॉर्डर क्षेत्र में लगाया गया है। 400 ट्रेन हमने पहला उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज्यादा ट्रेन को उसने मांगा है। हम लोग केवल रेल से लाते नहीं है श्रमिकों को, उनकी चेकिंग करते हैं। जहां पर वो उतरते हैं स्टेशन पे, वहां बसें खड़ी होती हैं और उनको भोजन दिया जाता है। भोजन देने के बाद में उनके राशन का इंतजाम किया जाता है। फिर उनको लेकर हमारी बसें जाती हैं और जहां पर पहुंचते हैं उनकी चेकिंग के बाद उनको क्वारंटीन कराने का व्यवस्था भी और उनके प्रतिदिन के लिए नाश्ता, चाय, खाना, ये सब चीज की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। उनको राशन कार्ड के बगैर भी भोजन की सामग्री उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो हमने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उस प्रवासी श्रमिकों को कि आप धैर्य रखो, आप प्रतीक्षा करें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए पूरे प्रयत्न कर रही है और हमारा प्रयत्न ये है कि आपकी यात्रा सुरक्षित और अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। ठीक है सर, और उसी तरह की उम्मीद भी हम कर रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अंजना, आपका सवाल दिनेश जी से। बिल्कुल दिनेश जी, मैं अंजना बोल रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लगभग हर विषय पर अब चित्रा ने सवाल किया और आपने उसकी जानकारी दी है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने 15 मई तक, जैसा पीएम ने कहा था, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब जब वो गाइडलाइंस देख रहे हैं तो वो बाय एंड लार्ज लगभग वैसे ही हैं जैसा उनकी मांग थी, राज्य सरकारों की मांग थी। क्या आपकी सरकार भी, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये चाहती थी कि यही लगभग हो जो गाइडलाइंस में है, इंटरस्टेट ट्रैवल की बसों से इजाजत हो? क्या आपने भी कहा था कि जो बड़ी बातें हम पूरे गाइडलाइंस में देख रहे हैं कि राज्यों के हाथ में ज्यादा अधिकार हो जोन्स के आइडेंटिफिकेशन को लेकर, क्या यूपी सरकार भी यही चाहती थी कि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिले? देखिए, मैं क्या चाहती थी इस प्रश्न पे तो मैं आपको स्पष्ट जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि वो मंत्रिमंडल के बीच की और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की जो वार्ता थी
वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक टीम इंडिया के भांति काम कर रही है और हम केंद्र सरकार के पूरक बन के यहाँ पर काम करते हैं। केंद्र जो दिशा निर्देश तय करता है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन भी करती है और उसके पालन के साथ साथ उसमें जो भी हम और जोड़ना चाहते हैं, केंद्र सरकार से हमें शर्त उसकी अनुमति भी मिल जाती है। इसलिए किसी प्रकार का व्युत्क्रम यहाँ हमारे और केंद्र सरकार के बीच में नहीं है। हमने जो अपेक्षाएं करी थी, जो आज भी हमारी अपेक्षाएं हैं, मुझको लग रहा है केंद्र सरकार ने सबसे परामर्श करके जो एक जिसको कहना चाहिए व्यापी निर्णय, सर्व सुलभ निर्णय जो लिया है, वो स्वागत योग्य है और उसके आधार पर सारी राज्य सरकारों को कष्ट ना हो, इसके लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिए हैं कि सभी राज्यों के जो विचार थे उन पर जो एक्सपर्ट कमेंट था, एक्सपर्ट जो राय थी, उसको उन्होंने शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे अधिकांश राज्य संतुष्ट हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल जिसके बाद मेरे अन्य सहयोगी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, और वो सवाल ये है दिनेश जी कि आप क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरों की वापसी होनी थी, हालांकि पश्चिम बंगाल भी है, छत्तीसगढ़ भी है और भी कई राज्य हैं, लेकिन यूपी और बिहार को हम कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र था जहां मजदूर पलायन करके पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह से लौटना चाहते थे। किन राज्यों के साथ, क्योंकि दिल्ली के साथ तो मतभेद खुलकर सामने आए थे, किन राज्यों के साथ आपको लगता है थोड़े से मतभेद थे इस मुद्दे पर और इससे आपको एक बड़ी मदद मिलेगी? और इसी के साथ अगर आप स्टेटस बता सके कि आपका क्या एक्शन प्लान है अब बसों की सेवा को लेकर और मजदूरों को सही जानकारी मिले, क्या इसके लिए आपने कोई एसओपी बनाया है ताकि थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सके और मजदूरों की जो परेशानी है उसको खास तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि इन गाइडलाइंस में ये साफ संकेत हैं कि उन पर खास नजर है। दिनेश जी, देखिए, इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि हमारे राज्यों से मतभेद थे कि नहीं थे, बल्कि कुछ राज्यों के साथ में बहुत अच्छा समन्वय था और कुछ राज्यों से और अच्छे समन्वय की हमें अपेक्षा थी, जैसे महाराष्ट्र है। तो हम और अच्छा समन्वय स्थापित करने की चेष्टा भी कर रहे हैं, हमें सफलता भी मिल रही है और हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ के जो प्रवासी श्रमिक आए, उनका चेकअप वो संबंधित राज्य पहले से करके भेजे और हम जब यहाँ पर आएंगे तो हम उनकी चेकिंग करें, हम दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, जिससे हम उनको पैदल ना चलना पड़े, उनको सीमाओं के पास में इकट्ठा होकर प्रदर्शन ना करना पड़े। ये अपेक्षा हमारी जरूर पड़ोसी राज्यों से, उन राज्यों से है जहां से हमारे प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, उनसे हमने अपेक्षा करी है। इसीलिए हम लोगों ने पहले उनसे सूची मांगी है और कि कौन से लोग आना चाहते हैं, और सूची के बाद में जब उनका मेडिकल इंस्पेक्शन हो जाता है तो हम लोग सहर्ष उन्हें स्वीकार करके जो अग्रेतर कार्रवाई है, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आने के बाद हम उनको बस से जो स्टेशन होता है वहां पर रिसीव करके उनको भोजन की, खाने की सारी व्यवस्था करके उनका मेडिकल चेकअप करा के ये सारा इंतजाम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार करती है। ठीक है सर, महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। अंजना और भी अपने सवाल पूछेंगे, रोहित सरदारा भी बिल्कुल, रोहित भी अपने सवाल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी से एक सवाल का जवाब दिनेश जी और मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉकडाउन 4 में क्या अब ये समझाया जाए कि दरअसल अलग अलग राज्यों के अपने नियम, कायदे, कानून अब अलग अलग रहने वाले हैं? देखिए, कुछ मोटे तौर की जो बातें हैं वो केंद्र ने स्पष्ट कर दी है कि किन चीजों पर स्वीकृति मिलनी है, किन चीजों पर स्वीकृति नहीं मिलनी है। उसके बाद कुछ आंतरिक विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार को अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, तो वो राज्य सरकारें अपना निर्णय लेंगी और उन निर्णयों में हो सकता है समानता हो राज्यों में आपस में और हो सकता है असमानता के भाव भी हो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। केंद्र कभी भी राज्यों पर जबरन कोई अपने विचार थोपना नहीं चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो 4 प्रथम लॉकडाउन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लॉकडाउन में जो अपनी घोषणाएं करी हैं, उससे पहले उन्होंने व्यापक मंथन, विचार मंथन उन्होंने संबंधित मुख्यमंत्रियों से करने के बाद जो उसका जिस्ट होता था, निष्कर्ष होता था, उसे ही उन्होंने रखने का काम किया है। यही कार्यशैली में हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो जो सारी बातें होती हैं उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। रोहित सरदाना भी अपना सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। रोहित, सवाल पूछिए प्लीज। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जबकि ये तय हो गया कि राज्य सरकारें आपस में बात करके बस सेवा खोलेंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, बस सेवा खोलेंगे, तो केवल मजदूर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सामान्य लोग भी होंगे जो एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना चाहते हैं,
जो लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू पास नहीं ले पाए थे, अब बस खुलेगी तो वो जाएंगे। आपने अभी एक हिंट दिया कि आप चाहते हैं जब आदमी बस में बैठे मजदूर तो उसका मेडिकल चेकअप हो। क्या आपको लगता है कि अब राज्य सरकारों को एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि बस ट्रेवल से पहले और बस ट्रेवल के बाद, यानी कि जहां से आदमी बस में बैठ रहा है और जहां उतर रहा है, दोनों जगह पर मेडिकल चेकअप हो, और अगर कोई उसमें बीमार पाया जाता है, किसी में लक्षण पाए जाते हैं, किसी का तापमान ज़्यादा पाया जाता है, तो उनको होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर भेजने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। क्या आप लोगों के पास कोई प्लान है? देखिए, हम कहना चाहते थे, आपने बड़े सुंदर तरीके से उन सारी बातों को स्वयं से रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जब भी हमारे वहाँ पर प्रवासी जो श्रमिक है आए, तो वो वहाँ उसका मेडिकल चेकअप हुआ हो, और जब हमारे वहाँ ट्रेन पर उतरते हैं या हम उनको बस में बैठालते हैं तो हम लोग उनका मेडिकल चेकअप फिर से करते हैं, और जब वो अपने जिले में पहुँचते हैं तब उनका मेडिकल चेकअप होता है फिर से, और उनको क्वारंटीन करना है, कहाँ पे होम क्वारंटीन है कि उनको कहीं पे हमारे जो अस्पताल हैं, होटल हैं, या जो हमारे विद्यालय हैं, उनमें कहाँ कराना है, इसकी व्यवस्था सरकार करती है। हमारा एक ही मंतव्य है कि ऐसा ना हो कि जो शहर, अभी तक तो शहर में हमें कोरोना का भय था, ऐसा ना हो कि जो हमारे श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, अगर हम अपनी जरा सी भी सावधानी बरतेंगे तो ये गांव में अगर फैल गया तो ये संभालना हमारे सबके लिए एक कठिन कार्य, एक चुनौती के तौर पे साबित हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी पहले से बरतनी है, और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बेहतर तरीके से सारे उपाय अभी तक किए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े गहनता के साथ सभी राज्यों से समन्वय स्थापित करके इन सारे तथ्यों पर बड़ी कड़ाई के साथ में उसका पालन कराया है, जिससे आगे भविष्य में होने वाली असुविधा से हम बच सकें। दिनेश जी, मेरे सहयोगी साहिल जोशी मुंबई से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल करेंगे। साहिल। दिनेश जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आपका अभी कोऑर्डिनेशन शुरू हो चुका है, कई सारी ट्रेनें महाराष्ट्र से यूपी की तरफ जा रही है, लेकिन एक सवाल जो आपने जिसमें उठाया कि यहां से मेडिकल चेक करके आप उनको ट्रेन में बिठाएंगे, लेकिन वो जो चेकअप है वो सिर्फ टेम्परेचर चेकअप किया जाता है, बहुत सारे लोग वहां पहुंचने के बाद भी पॉजिटिव निकल सकते हैं। दूसरा ये है कि कई सारे लोग चलकर अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं, कई जगह पे उनको बस मिलती है तो बस से, ट्रक मिलता है तो ट्रक से वो लोग पहले ही निकल चुके हैं। अब ऐसे में यूपी में टेस्टिंग की सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कुछ तैयारियां चल रही है क्या, एक? और दूसरा, ये जो मजदूर अपना सब रोजगार खोकर अपने अपने गांव लौट रहे हैं, उनके लिए अब आगे क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली सरकार है जिसने इन सारे बिंदुओं पर कि भविष्य में क्या होगा, हमने बड़ा व्यापक मंथन किया है आपस में माननीय मंत्रियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और ये निर्णय लिया है कि जो मजदूर या जो श्रमिक हमारे वहां पर आ रहे हैं, वो उनको क्वारंटीन कराने के बाद में हम रोजगार मुहैया करा सकें, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से है, चाहे वो मनरेगा से उनके लगाव के साथ में है, या उत्पादन के संबंध में, या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनसे जुड़ने के संदर्भ में है। तमाम चीजों पर एक व्यापक दृष्टिकोण, लघु और जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनमें उनके इन्वॉल्वमेंट का एक व्यापक प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से बना रखा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता और आत्मसंतोष है कि जो श्रमिक हमारे यहाँ पे आएंगे उनको भूखों नहीं रहना पड़ेगा, उनके हम रोजगार का भी इंतजाम यहाँ पर करके रखेंगे। नहीं, टेस्टिंग को लेकर आप क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने को लेकर क्या चल रहा है? टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे और काफी ज्यादा, पहले से काफी ज्यादा है, और हमारी नित्य प्रतिदिन हम अपनी टेस्टिंग को बढ़ाते जा रहे हैं, और हमारा पास जो अनुमान है उसके अनुसार हमारी टेस्टिंग की स्थिति अभी यहाँ पर संतोषजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी कि आपने हमसे बात की। चित्रा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमें बता रहे थे कि टेस्टिंग फैसिलिटी उनके पास काफी है, उसके साथ साथ जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए भी तैयारी उनकी चल रही है कि उनको रोजगार कहां से मुहैया कराया जाए। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, अगर उसके उप मुख्यमंत्री खुद आकर इन तमाम बातों पर क्लैरिटी दें तो वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बखूबी दिनेश शर्मा जी ने एक एक हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। लगातार अंजना रोहित हमारे साथ बने हुए हैं, मंजीत नेगी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले अब विक्रांत गुप्ता आपका रुख करते हुए, चूंकि एक भी बार मैं आपकी टिप्पणी नहीं ले पाई हूं,
इस बात को लेकर उत्साह तो है कि स्टेडियम खोल दिए गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए गए, लेकिन स्टेडियम में दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? क्या वहां पर प्रैक्टिस हो सकती है या किसी तरह के मैच का आयोजन तो किया जा सकता है, लेकिन दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी? विस्तार से बताइए आप। गाइडलाइंस बड़ी सिंपल हैं चित्रा। अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि स्टेडियम्स खोल दिए जाएंगे बिना क्राउड के, लेकिन अगली गाइडलाइन में लिखे है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो अपने अपने शहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली ये 31 मई तक का आपका ये गाइडलाइंस है, और एक तरह से आप ये इसको खेल के लिए वार्म अप सेशन मान सकते हैं। आपको याद होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बोला था कि भाई जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको आप ट्रेनिंग करने के लिए मौका दीजिए। अब जैसे जैवलिन थ्रोअर है, वो जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। क्रिकेटर है वो शिखर धवन है, वो जाके अपनी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग उस स्टेडियम में हो सकते हैं, कितने लोग नेट्स में हो सकते हैं, वो नहीं पता। दूसरी चीज ये नहीं पता कि ये जब हम कहते हैं कि स्टेडियम खोल दो, किस स्टेडियम की बात कर रहे हैं और किस एथलीट की बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है, या फिर मेरा दिल करे तो मैं भी जाकर खेल सकता हूं? तो ये सारी मुझे लगता है कि अभी बातें आएंगी। और एक एग्जाम्पल इंग्लैंड ने सेट किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने यह तय कर लिया है चित्रा कि जुलाई और अगस्त में वो टेस्ट सीरीज कराएंगे। वो जुलाई में वेस्ट इंडीज को होस्ट कर रहे हैं और अगस्त में वो पाकिस्तान को होस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने उनके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं 25-30 इंग्लैंड के, उन सबको कहा कि आप अपनी अपनी काउंटी में अपने अपने लोकल शहर में जाएंगे। सबको गेंदों का एक एक डिब्बा दे दिया गया है। वो गेंद पर आपका नाम लिखा जाएगा, उस गेंद को कोई और टच नहीं करेगा, और किसी भी वक्त 2 या 3 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं होंगे। आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, घर जाएंगे, अगला लॉट आएगा, वो प्रैक्टिस करेगा, अपने घर जाएगा। और इस बीच ये भी खबर आई थी कि बीसीसीआई ने एक प्लान किया है कैंप अपने क्रिकेटर्स के लिए कि किसी एक शहर में जहां पर खतरा ना हो और सारे खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रखा जाए, वहां पर वो प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कल को अगर खेल खोल देंगे तो फिर अचानक से खिलाड़ी आएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। एक टॉप क्लास इंटरनेशनल एथलीट को, क्रिकेटर को 15-20 दिन तो कम से कम चाहिए अपने आप को रवा करने के लिए। तो मेरे ख्याल से गाइडलाइंस ये बड़ी सिंपल है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी डिटेल्स नहीं है, लेकिन स्पोर्टिंग इवेंट अभी भी नहीं होगा। अभी भी मुझे लगता है कि जो आईपीएल का प्लान है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सितंबर है। सितंबर के आसपास आईपीएल हो सकता है, बशर्ते कि भारत में कोरोना वायरस के केसेस कम होने शुरू हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड T20 अक्टूबर-नवंबर में होस्ट कर रहा है, जो मेरे ख्याल से मुलतवी होकर फरवरी-मार्च में चला जाएगा। और चूंकि पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कि इस साल आईपीएल अगर होगा तो वो सितंबर में होगा, उसके बाद बायलैटरल क्रिकेट होगी, उसके बाद जाके फरवरी-मार्च में वर्ल्ड T20 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विक्रांत आपने हमारे दर्शकों को दी है, और इसी के साथ ही खेल को लेकर एक नई तरह की उम्मीदें भी यहां से जगती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कम से कम देश के लिए एक अच्छी खबर आगे आने वाले वक्त में हो सकती है। इन सब के बीच सईद अंसारी भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी, लेकिन साहिल आपका रुख करते हुए, चूंकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से आज सुबह सुबह यह फैसला ले लिया गया, पहले ये खबर सामने आ गई कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गाइडलाइंस का राज्य सरकार इंतजार कर रही थी, गाइडलाइंस भी अब जारी कर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए मामले वो चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए बने हुए हैं, ऐसे में राज्य सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ताकि लोगों को रियायत दी जा सके? जान भी और जहान भी दोनों एक साथ कैसे आगे कायम होंगी? देखिए, अभी भी जो लॉकडाउन के नए नियम एमएचए की तरफ से निकाले गए हैं, जो नोटिफिकेशन में उस पर ज्यादा कुछ रियायतें दी नहीं गई है। अभी भी जो 3.0 में जो चीजें बंद थी वो अभी भी बंद है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के आसपास के बाहर आप बहुत सारी चीजें खोल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में देखा जाए तो पहले से ही लॉकडाउन एक्सटेंड करने का कारण बहुत ही साफ था, क्योंकि उनको पता था कि वो खास करके उन इलाकों में कुछ ज्यादा चीजें खोल नहीं पाएंगे, खास करके मुंबई, पुणे या उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा चीजें नहीं खुल सकती। अभी भी मुंबई जैसे शहर में 19,000 तक केसेस पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में केसेस 30,000 तक पहुंच चुकी है, और मुंबई के कई सारे इलाके, खास करके मुंबई, पुणे, मालेगांव में चीजें नहीं खुली जा सकती। हालांकि ग्रीन जोन्स में पहले से ही कई सारे इंडस्ट्रीज को, एमआईडीसी जोन्स को, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जोन्स हैं, वहां पर कुछ कुछ चीजें खोलने की मंजूरी दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वो वहां पर अपने उद्योग खोल सकते हैं, इस तरीके की जानकारी उनको दी गई है। कई जगह पे प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा ये शुरू नहीं हो पाया क्योंकि कई माइग्रेंट लेबर्स वापस चले गए हैं, उनके पास लेबर्स की कमी है।
कोई ऑर्डर्स नए नहीं है, तो ये सारी चीज के चलते पूरी तरीके से चीजें पटरी पर नहीं आ पाई है। सबसे अहम बात रहेगी मुंबई में कि महाराष्ट्र सरकार ये मांग कर रही थी कि लोकल ट्रेन्स एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए शुरू की जाए। वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने के गाइडलाइंस में ट्रेनें शुरू करने की बात नहीं है। अब देखना है कि उसके बारे में क्या फैसला होता है। हालांकि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, उसको अभी भी महाराष्ट्र में इजाजत नहीं दी गई है। यानी महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4.0 ये लॉकडाउन 3.0 की तरह ही है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रही है। अब 31 मई के बाद असली में पता चलेगा कि क्या कोई कर्व स्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आगे की बातें तय हो पाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के लिए कुछ खास ज्यादा रियायत महाराष्ट्र सरकार देगी ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा। बिल्कुल, कम से कम अभी की जो स्थिति महाराष्ट्र, मुंबई और धारावी की है उसके मद्देनजर यही लग रहा है कि यथा स्थिति यानी कि पहले से जिस तरह की व्यवस्थाएं थी वही महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई और धारावी में लागू रहेंगी। सीधे रुक कर लेते हैं मंजीत नेगी का। मंजीत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी सरकार के हवाले से हमारे दर्शकों तक आप लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल एक तो केंद्र की भूमिका को लेकर कि राज्यों को जब ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं तो केंद्र क्या मॉनिटरिंग करेगा सिर्फ, या इसके अलावा अगर किसी राज्य के बीच आपस में तालमेल की कमी देखी जाती है तो वहां पर बाकायदा केंद्र सरकार की ओर से हस्तक्षेप करके ये कहा जाएगा कि देखिए मौजूदा दौर राजनीति का करने का नहीं बल्कि एक साथ आगे बढ़ने का है। चित्रा, भी केंद्र की जो गाइडलाइन है उसको लेकर ज्यादातर लोगों के सवाल इस बात को लेकर हैं कि बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है। उसी को लेकर एक जानकारी देना चाहूंगा। होम जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा, वो अभी जो तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और इस गाइडलाइन जारी होने के बाद राज्यों के क्या सुझाव आते हैं उसको लेकर बात करेंगे। राज्य अलग अलग राज्य क्या क्या चीजें खोलने जा रही हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन सारी चीजों को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी सीधे बात करेंगे चीफ सेक्रेटरीज के साथ तमाम राज्यों के। और उसके बाद मुझे लगता है कि कल इन चीजों को लेकर, जिनको लेकर अभी थोड़ी दुविधा की स्थिति है, चीजें क्लियर नहीं है, उनको लेकर बात होगी और कल हो सकता है दोबारा फिर गृह मंत्रालय की तरफ से और जानकारी दी जाए। अभी राज्यों से एक तरह से जो अभी गाइडलाइन जारी हुई है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री की तरफ से फीडबैक आ रही है, तो मुझे लगता है कि कल और स्थिति साफ होगी। राज्यों की तरफ से अलग अलग जोन में किस तरह की छूट दी जाती है। मतलब राज्यों के भीतर अगर किसी भी तरह की दुविधा या कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश अब से कुछ ही देर के बाद जो बैठक होने वाली है उसके जरिए कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार की। सही जी, मैं आपके पास तुरंत आऊंगी क्योंकि दस्तक के जरिए मजदूरों के तमाम मुद्दों को आपकी ओर से उठाया गया था और साथ ही अब ईद भी आने वाली है, उसको लेकर भी राज्य सरकारों को समझाना होगा कि अपने घर के भीतर ही रहकर नमाज अदा करें लोग। लेकिन उसके पहले अंजना को जोड़ना चाह रही थी। अंजना, जल्दी से। कुल मिलाकर चित्रा, तस्वीर बिल्कुल साफ है। राज्यों को अब सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ना है। जिन मुख्य बिंदुओं पर उनकी मांगे थी उन सबको केंद्र सरकार ने मान लिया है। आप अपने जोन्स तय कीजिए। आप इंटरस्टेट बस मूवमेंट के जरिए जो ये एक तरह से लॉकजाम बना हुआ था कई जगहों पर, और आपने देखा कैसे दिनेश शर्मा ने हिचकिचाते ही सही लेकिन कहा कि महाराष्ट्र के साथ समन्वय में कमी रही। अब टेस्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा सभी को अपने अपने टेस्टिंग का नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे ये तमाम राज्य जो इस बेल्ट में मूवमेंट देख रहे हैं, अगर आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे आते जाते लोगों की तो बड़ी मुश्किल आ सकती है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। और लॉकडाउन तो एक पॉज है, राहुल गांधी ने इन शब्दों का जिक्र किया था लॉकडाउन पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन मौजूदा वक्त में ये जरूरत भी हिंदुस्तान की बन गई है। लेकिन इससे धीरे धीरे करके निकला कैसे जाए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सही जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इंटर स्टेट बस सर्विस के जरिए अगर सईद अंसारी हमारे साथ जुड़े, कुछ तकनीकी दिक्कत इस वक्त आ रही है। उसके पहले रोहित, मैं आपके पास आ जाती हूँ। इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू कर दी गई है, इसके जरिए क्या अब ये समझा जा सकता है कि जो मजदूर बीते 54 दिनों से हमें अलग अलग हिस्सों की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं अपने अपने घरों में जाने के लिए व्याकुल, कम से कम अब इस सुविधा के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और किसी भी तरह की अब यहां से कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी? देखिए, ये कहना अभी इतना सरल नहीं है कि अब ये समाधान हो जाएगा और अब इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी। सबसे पहली बात आप ये समझिए, जिनको हम और आप मजदूर समझते हैं, जिनकी तस्वीरें टीवी पर देखकर लोग उनको मजदूर समझते हैं, राज्यों की सरकारें ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे वो उनको कोरोना कैरियर मानती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इतनी उदासीनता है स्वीकार करने में और इतनी शीघ्रता है एक तरफ से ढकेल देने में कि चाहे पैदल चले जाओ लेकिन यहां से निकलो, अपने घर को जाओ। वो स्थिति जब तक रहेगी तब तक इस बात को लेकर
ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। दूसरा, जो बात मैंने दिनेश शर्मा से पूछी थी वो सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक न्यू नॉर्मल होना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर आपको कोरोना से लड़ना है और कोरोना से बचना है तो WHO ने कहा कोरोना तो हमेशा रहेगा, तो अब आपको हर बस अड्डे पर इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, जहां आदमी बस में सवार होने से पहले मेडिकली टेस्ट हो, बस से उतरने के बाद मेडिकली टेस्ट हो। अगर वो बीमार है तो वो बस में सवार ना हो पाए, वो क्वारंटीन भेजा जाए, और अगर वो बीमार होकर उतर रहा है, उतरने के बाद पकड़ में आ रही है बीमारी या सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो उसको क्वारंटीन भेजा जाए, चाहे वो होम क्वारंटीन हो या फिर सरकार का क्वारंटीन सेंटर हो। इसकी व्यवस्था क्या हमारी राज्य सरकारों के पास है? क्या उन्होंने इसके बारे में सोचा है? ये बड़ी चिंता का विषय होगा। सईद अंसारी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सईद जी, जो बातें रोहित सरदाने ने कही हैं उसको आगे बढ़ाते हुए मजदूरों की समस्या का समाधान क्या यहां से होता हुआ दिखाई दे रहा है जब राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं चित्रा, ये बहुत अच्छी तरह से आप हम सब ये समझ रहे हैं कि ये राज्यों की लड़ाई है। मजदूरों की फिक्र की बात ये लोग जितनी कर लें, तमाम राज्य सरकारें, लेकिन वो उन्हें सिर्फ एक कैरियर से ज़्यादा कुछ नहीं मानती हैं। लेकिन एक और समस्या है जिसकी तरफ हमारा ध्यान चित्रा नहीं जा रहा है, वो समस्या है राज्यों के अंदर। मान लीजिए आप नोएडा में हैं, आपको मथुरा जाना है, कोसी कला जाना है, या और कहीं इलाहाबाद जाना है, लखनऊ जाना है, तो क्या होगा? उसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। इस वक्त हम नोएडा, दिल्ली हैं और ये देखिए तस्वीरें। परेशानी आम इंसान की भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती बरत रही है। पास वाले लोग आ जा रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी में पासेस की सुविधा दी गई है, लेकिन वो मेडिकल इमरजेंसी क्या है? वो मेडिकल इमरजेंसी लाखों की तादाद में जो ई पास के लिए लोग अप्लाई करते हैं, उन लोगों को ये छूट दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कुछ खान पान की चीज़ों के ट्रक आपको नज़र आ रहे हैं, इन ट्रकों को छूट दी जा रही है, लेकिन उन लोगों का क्या? अगर आप जाना चाहें या आप जैसा कोई भी आम इंसान अगर जाना चाहे राज्य के अंदर ही कहीं, तो उसे वो छूट मिलना बहुत बहुत मुश्किल इस वक्त हो रही है। जो जहां फंसा है वो अभी भी फंसा है। बात आप मिडिल क्लास की नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही सही एक और सवाल, मिडिल क्लास क्या करेगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह से दूसरी? बिल्कुल, इसके साथ ही देखिए हर तरह के धार्मिक आयोजन जो जहां पर ज्यादा भीड़ होती थी उसको बिल्कुल पिछले लॉकडाउन की तरह ही कायम रखा गया है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, चाहे इस मई में आने वाला कोई दूसरा फेस्टिवल हो, वो आप अपने घरों में ही मनाएंगे। आपको बाहर निकलने की इजाजत, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे पहले की तरह। इस बारे में भी गाइडलाइंस में जिक्र किया गया है। ये सच्चाई है बिल्कुल, और ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोग चित्रा ये जान चुके हैं, मान चुके हैं कि हमें अभी फ़िलहाल अगले 1 साल तक कोरोना के साथ ही जीना है। तो ये सच्चाई है। रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन जिस रमज़ान के महीने में रातें गुलजार हुआ करती हैं, बाज़ार रात भर सजे रहते हैं, वहाँ पर सन्नाटा है, वहाँ सूनापन है। और ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी जान चुके हैं, मान चुके हैं। उनके तमाम धर्मगुरु भी इस बात की हिदायत लगातार दे रहे हैं कि आप घर में रहिए, घर में रहकर नमाज पढ़िए, घर में रहकर ईद भी मनाइए। और तमाम जुमे जो इस रमज़ान के महीने में चित्रा गुजरे हैं, क्या ज़बरदस्त रौनक हुआ करती थी। एक एक इंसान अपने घर से बाहर निकलकर जुमे की नमाज अदा करता था, लेकिन वो कोई भी नमाज नहीं हो रही है। नमाज ही क्यों, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहा है, किसी की भी आज्ञा नहीं दी गई है। ये लोग मान चुके हैं और हमें लगता है कि लोग ऐसा कोई कदम उठाने नहीं भी जा रहे हैं कि लॉकडाउन को तोड़कर वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन को तोड़कर वो किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। बिल्कुल, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि कम से कम जो लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि कोरोना ना खत्म हुआ है ना कम हुआ है। इसके साथ ही हमें जीने की आदत डालनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क लगाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अंजना आपका, रोहित आपका, सईद अंसारी आपका, विक्रांत गुप्ता आपका, साहिल जोशी आपका, मंजीत नेगी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोगों की ओर से महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। जो कंफ्यूजन हमारे दर्शकों के मन में था, उम्मीद यही कि वही वो जो दुविधा चल रही थी वो दुविधा दूर होगी। 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर से देश भर में जिसका ऐलान कर दिया गया है। पहले के मुकाबले राज्य सरकारों को ज्यादा ताकत दी गई है।